हेलो दोस्तों, मैं हूं फैयाज और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो। तो आज के इस वीडियो में हम किसी पेपर के बारे में बात नहीं करेंगे या फिर रेलवे के किसी टेक्निकल जानकारी के बारे में बात नहीं करेंगे। हम आज बात करेंगे कि अगर हम लोग तैयारी करते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम की, अगर आप सीएनडब्ल्यू से हैं और आप जेई की तैयारी करते हैं या फिर टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं, तो जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं क्या वो तरीका सही है? अगर आप उस तरीके से पढ़ते हैं तो क्या आप एग्जाम में पास हो पाएंगे? क्या आप वो अचीव कर पाएंगे जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं? तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, ताकि हमारा जेई में या फिर टेक्नीशियन में जो भी हम एग्जाम दे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा हो जाए। तो इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को आज के टाइम में देखा है कि जब वो एग्जाम देते हैं, जेई की तैयारी करते हैं या फिर वो टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के जितने सवाल जवाब हैं उन सबको रटना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, ये सबसे बड़ी कमी यही है। मैंने देखा है ज्यादातर लोगों को यही करते हैं कि जो पुराने सवाल जवाब है, जो पुराने एग्जाम हो चुके क्वेश्चन पेपर हैं, उनको रटना शुरू कर देते हैं और यहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए, सीएनडब्ल्यू के अंदर अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अगर देखा जाए तो हजारों की संख्या में निकल जाएंगे, और अगर आप एक एक को रटना शुरू करेंगे तो फिर वो कभी आप जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। या फिर रट के आप एग्जाम तो पास कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जब आप फील्ड में जाएंगे, जब आपको काम करना पड़ेगा, वहां आप को कुछ नहीं आएगा और आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो टेक्नीशियन या फिर जेई की एग्जाम की तैयारी है, उसका तरीका दूसरा होना चाहिए। देखिए, आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसको तो आपको पढ़ना ही है, रटना नहीं है। आपको उसको प्रैक्टिस करना, उसको एक प्रैक्टिस सेट की तरह आपको लेना है। अगर आपके पास वो पीडीएफ आ गया, आप अपने मोबाइल में पीडीएफ को ओपन कर लीजिए, आप एक पेन कॉपी ले लीजिए, आप जितने सवाल उसके हैं आप पढ़ते जाइए। अगर मान लीजिए कि पहला सवाल है, उसका चार ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि ए ऑप्शन सही आंसर है तो आप अपने कॉपी पे वन लिख के उसके आगे ए लिख दीजिए। इस तरह से 100 सवाल आप प्रैक्टिस कर लीजिए और सबके आंसर आप लिख लीजिए। फिर बाद में आंसर शीट से मिलाइए कि जो आपने लिखा है वो सही है कि नहीं। तो ये एक तरीका हुआ। उसको रटने के बजाय आप उसको प्रैक्टिस सेट के तौर पे यूज करिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आज के टाइम में लोग ज्यादातर इसको इग्नोर कर देते हैं, वो है आपको चीजों को समझना होगा। देखिए, सवाल निकलते कहाँ से? ये जो ऑब्जेक्टिव सवाल है वो कहीं और से थोड़ी ना आते हैं। वो जो हमारा सिलेबस है, जो हम काम करते हैं, जो हमारा मैनुअल है, वहीं से सारे सवाल निकल के आते हैं। तो अगर हम उस चीज को समझ ले, अपने काम को समझ ले, तो हमको कोई चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी सवाल सारी चीजें उसी में से निकल के आती है और हमको कहीं किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हजारों सवाल के जवाब आप दे सकते हैं बिना रटे हुए। तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे टेस्टिंग है, जो हम ट्रेन की ब्रेक टेस्टिंग करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वहां से अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो कम से कम 10 सवाल ऐसे आते हैं जो टेस्टिंग के अंदर से आते हैं। कम से कम मिनिमम 10 सवाल, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, 10 सवाल तो आते ही आते हैं। तो अब ऐसा देखा जाए तो जो हमारा एयर ब्रेक सिस्टम होता है उसके अंदर अगर ऑब्जेक्टिव सवाल निकाला जाए तो कम से कम 300 से 400 सवाल निकल के आ जाएंगे, आराम से निकल के आ जाएंगे। तो अगर आप 300 से 400 सवाल रटते हैं तो ये बड़ा मुश्किल काम है, और रट के आप सीख नहीं पाएंगे कुछ। एग्जाम क्लियर कर सकते हो सकता है, लेकिन सीख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप टेस्टिंग के प्रोसेस को समझ गए तो आप उसमें से निकलने वाले हर सवाल का जवाब दे देंगे। जैसे आपको पता है कि एयर ब्रेक सिस्टम में ट्विन पाइप अगर सिस्टम है तो उसमें एक एफपी और एक बीपी होता है। तो एफपी का कलर व्हाइट होता है, बीपी का कलर ग्रीन होता है। अगर यह चीज आप समझ गए, आपके दिमाग में एक बार बैठ गई, तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं है कि भाई एफपी का कलर क्या होता है, बीपी का कलर क्या होता है। जो उसके पार्ट्स होते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के पार्ट्स, तो अगर आप सिंपली देखा जाए तो दो डीवी, एक डीवी होता है, आपका ब्रेक सिलेंडर होता है, और आपके एंगल कॉक होते हैं, होस पाइप होता है, ये सारी चीजें होती हैं। एआर होता है, सीआर होता है, डर्ट कलेक्टर होता है, ये बहुत सी पार्ट्स ऐसे होते हैं। अगर आप इनको समझ जाएंगे तो आपको हिसाब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई एक गाड़ी में कितने ब्रेक सिलेंडर होते हैं। अगर एक बीएमबीसी कोच के अंदर ब्रेक सिलेंडर आपसे पूछा जाए कि बीएमबीसी कोच में ब्रेक सिलेंडर कितने होते हैं, तो रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप टेस्टिंग के बारे में समझ के रखे हैं तो आप फौरन बता देंगे कि 4 ब्रेक सिलेंडर होते हैं। बीएमबीसी का मतलब बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, और ये आईसीएफ में होता है। तो आप आराम से इसको बता सकते हैं। अब इसमें एफपी का प्रेशर कितना होता है, बीपी का प्रेशर कितना होता है, सीआर का प्रेशर कितना होता है, एमआर का प्रेशर कितना होता है, या फिर जो एआर टैंक होता है उसका, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, ये सारी चीज़ें अगर आप रटने लगेंगे तो कम से कम 300 सवाल हो जाएंगे। और अगर आप इस सिस्टम को समझ लेंगे एक बार, तो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, और जितने भी इसमें से सवाल निकलेंगे उन सारे सवाल के आंसर आप दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यही कहना है मुझे आप लोगों से कि आप लोग चीज़ों को रटने के अलावा
आप समझना शुरू करिए। आप एलएचबी है, एलएचबी का डब्ल्यूएसपी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 3 सवाल उसमें से निकल के आते हैं, कम से कम 3 सवाल, इससे भी ज्यादा निकल के आ सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 सवाल निकल के आते हैं डब्ल्यूएसपी से। तो अगर आप एक एक सवाल रटिएगा कि डब्ल्यूएसपी में फोनिक व्हील कितने होते हैं, डंप वाल कितने होते हैं, स्पीड सेंसर कितने होते हैं, तो आप रटते रह जाइएगा। उससे अच्छा अगर आप एक बार जाके किसी से समझ लीजिए, गाड़ी में जाके देख लीजिए कि डब्ल्यूएसपी होता क्या है, किसी से भी समझ लीजिए एक बार। अगर आप एक बार उसको कहानी की तरह आसान भाषा में समझ लेते हैं तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि डब्ल्यूएसपी है क्या। डब्ल्यूएसपी में माइक्रो प्रोसेसर कितना होता है, डंप ऑयल कितना होता है, फोनिक व्हील कितने होते हैं, ये सारी चीजें बस एक बार आपको देखनी है। इसी तरह से अगर आप उसके बॉगी को आप देख लेते हैं तो समझ जाएंगे कि उसमें कितने ब्रेक सिलेंडर होते हैं, कितने ब्रेक कैलिपर होते हैं। ये सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप चीजों को समझ लेते हैं तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आपकी ड्यूटी किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे कोई वर्कशॉप नहीं है, आप जाके देख नहीं सकते हैं, आप वैगन में काम करते हैं तो आप कोचिंग ट्रेन नहीं देख सकते, या फिर आप कोचिंग ट्रेन में काम करते हैं तो आप वैगन नहीं देख सकते, अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन है तो देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो आप थ्योरी पढ़िए, आपको इंटरनेट पे बहुत सारी थ्योरी मिल जाएंगी जहां से आप पढ़ सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। प्रैक्टिकली आप नहीं देखेंगे लेकिन थ्योरेटिकली आपको पता हो जाएगी कि कौन सी चीजें कितनी होती हैं। इसके अलावा जब उन चीजों को आप पढ़ लें तो जो भी आपके आसपास डिपो हो, तो कम से कम एक दिन, जिस दिन आपका रेस्ट होता है उस दिन आप जाके एक बार डिपो विजिट जरूर कर लें। अगर आप गुड्स में काम करते हैं तो आप कोचिंग डिपो जाके देख लें, वहां समझ ले, किसी से मिल ले, पूछ ले। लोग काफी अच्छे समझाते हैं, अपने इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय बहुत अच्छे होते हैं, अगर आप किसी से पूछते हैं तो वो सारी चीजें डिटेल में बताते हैं जितना उनको आता है, ठीक है। और अगर आप पैसेंजर ट्रेन में काम करते हैं, कोचिंग डिपो में काम करते हैं, तो आप गुड्स जाके वहां जहाँ पे गुड्स का काम होता है, जहाँ पे गुड्स का शेड है, वहां जाके देख लें, वहां जाके समझ लें कि वो सारी चीजें क्या है। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करिएगा तो आप यकीन मानिए फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जेई या फिर टेक्नीशियन जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं वो आप क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ रटने से होगा तो नहीं होगा। रटने वाला काम छोड़ दीजिए, रटने वाला काम मत करिए। आप जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है आप उनको प्रैक्टिस के तौर पे लीजिए, और जो आपका जो थ्योरी है, जो चीज़ें प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं वो जाके देख के समझिए। इससे क्या होगा, दो चीज़ें होंगी। एक तो अगर आप टेक्नीशियन बन गए या फिर आप जेई बन गए तो आपके पास नॉलेज होगी, कोई ये नहीं कहेगा कि यार तुम क्या पढ़े थे, कैसे पास हो गए, कैसे आ गए, तुमको तो कुछ आता नहीं है। ये चीज़ आपसे कोई नहीं कहेगा। और जहाँ तक मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, ये बहुत शर्म की बात होती है जब आप जिस पोस्ट पे हैं और उस पोस्ट के लायक आपको कोई काम दिया गया है और आप उसको नहीं करते हैं, तो वहाँ बहुत शर्मिंदगी होती है। और लोग आपसे कहते हैं कि यार तुम 5 साल से हो, 10 साल से हो, तुम इतना काम किए हो, तुम इस पोस्ट में आ गए हो, तुमको इतना भी नहीं आता है। जब ये आप जिस दिन सुनेंगे ना, उस दिन आपका सर शर्म से नीचे झुक जाएगा, और ये बहुत बुरी बात होती है। और आप गवर्नमेंट जॉब में, रेलवे में, और रेलवे एक ऐसी चीज है जहाँ पे रोज लोग नहीं बदलते हैं। प्राइवेट कंपनी में आज एक बंदा आया, 2 महीना काम किया, परसों चला गया, एक फिर आया, काम किया, फिर चला गया, या फिर आप कुछ दिन काम किए चले गए। लेकिन ऐसा रेलवे में तो है नहीं। आप जहां भी जाते हैं 20 साल आपको पता चला एक ही जगह में काम करना पड़ता है। जितने सारे लोग हैं 20 साल तक आपके आसपास ही रहेंगे। तो एक अच्छी इमेज नहीं बनती है शुरू में ही। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन वाली कहावत है ना। तो अगर शुरू में ही आपकी इमेज खराब हो जाएगी तो जिंदगी भर उन लोगों के नज़र में आपकी इमेज खराब ही रहेगी कि यार इसको कुछ नहीं आता है, चाहे आप जितना भी कर लें। तो इसलिए रटिए, रटने के बजाय मैं तो ये कहूँगा रटने के अलावा, आप रटना चाहते हैं रटिए, लेकिन रटने के अलावा आप उन चीज़ों को समझिए कि चीज़ें कैसे काम करती है, रेलवे में कैसे काम होता है। तो ये अगर आप समझ लेते हैं तो आपकी जो नौकरी है काफ़ी अच्छी जाएगी, और आपकी काफ़ी तरक्की होगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये जानकारी कैसी लगी, हालांकि ये ज्ञान नहीं है मेरे तरफ से, बस एक सलाह है। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।